तब तक तूफान और भी तेज हो गया। गाड़ी चलाते भी नहीं बन रही थी। बाकी की कुछ गाड़ियां और सड़कों पर थी। मेरे जैसे ही लोग होंगे जो बाहर थे और अब घर जाने की कोशिश में लगे थे। मैं भी जैसे तैसे गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। पर एक तो ये पहाड़ी एरिया, ऊपर से बारिश के कारण स्लिपरी भी हो जाता है, और उस पर हम लोगों को आइडिया नहीं रहता यहाँ पर गाड़ी चलाने का। फ़ोन को देखा तो नेटवर्क नहीं था, वरना तुम लोगों को खबर कर देता। जैसे तैसे धीमे धीमे करके गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। जगह जगह जाम लगे हुए थे, जगह जगह एक्सीडेंट हुए थे, और तेज हवाओं के कारण पेड़ भी गिरे हुए थे। सौरभ बोल रहा था और सब ध्यान से सुन रहे थे। पहाड़ी का शार्प मोड़ था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैंने गाड़ी एक साइड रोक ली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं निकल पाऊंगा, और अगर निकला तो कहीं खाई की तरफ ना चला जाऊं। तभी वहां पर सड़क पर रेस्क्यू करने वाले एक स्टाफ ने मुझसे कहा कि वह गाड़ी निकाल देता है, मैं पैदल आगे बढ़ जाऊं। मुझे भी ठीक लगा, क्योंकि वह लोग इसी एरिया के हैं तो इस तरीके के मौसम के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। मैंने उस आदमी को अपनी गाड़ी की चाबी दी और मैं पैदल एक तरफ से होकर आगे बढ़ने लगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे थोड़ा सा चला ही था कि तभी लैंडस्लाइडिंग हो गया और उस जगह के पत्थर एकदम से खिसक आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, एक पेड़ उखड़कर सीधा उस गाड़ी के ऊपर आ गिरा। मैंने अपनी आंखों से अपनी गाड़ी के साथ साथ उस भले इंसान को भी उस पेड़ के नीचे दबते और कुचलते देखा। रूह कांप गई थी मेरी इस पल को इमेजिन करके कि अभी शायद अगर उसने मुझसे गाड़ी नहीं ली होती तो उसकी जगह मैं होता गाड़ी में। सौरभ ने कहा। एक सिसकी मेघना के मुंह से निकली और आंखों से आंसू बहने लगे। पर शायद तुम लोगों की दुआएं और मेघना का प्यार साथ था कि मेरी जान बच गई। पर गाड़ी में मेरा फ़ोन भी था, अब मैं फ़ोन नहीं कर सकता था। धीमे धीमे जैसे तैसे वहां से आगे निकला और फिर एक टैक्सी पकड़ी, और जैसे तैसे करके यहाँ आया हूँ। उस टैक्सी वाले ने भी नीचे ही छोड़ दिया ये बोलकर कि रिजॉर्ट तक नहीं जाएगा, तो 2 किलोमीटर पैदल चलकर ऊपर तक आया हूँ, और इसी में इतना समय लग गया। मैं समझ रहा था कि तुम लोग परेशान हो रहे होंगे मेरे ना आने से और मेरा फ़ोन न लगने से, पर मुझे यह नहीं पता था कि अब तक न्यूज़ में यह बात दिखाई जा चुकी है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, वरना मैं उन्हें कैसे भी करके और जल्दी आने की कोशिश करता। सौरभ ने भावुक होकर कहा तो मयूर और हर्षित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो कोई बात नहीं है, तुम सुरक्षित हो, ठीक से आ गए, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हाँ हम थोड़ा परेशान हुए, पर इतना तो चलता है। बाकी मेघना भाभी के लिए हमें बहुत बुरा लग रहा था। भाभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी, हाइपर हो रही थी, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इन्हें कैसे संभालें। अगर तुम नहीं आते तो न जाने क्या अनहोनी हो जाती, मयूर ने कहा। तो सौरभ ने मेघना की तरफ देखा जिसका चेहरा वापस से रो रो कर लाल हो गया। हर्षित ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 4 बजे रहे थे। जाओ सौरभ, अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी हमें फिर निकलना भी है ना कल सुबह। उद्धरण चिन्ह, तुम लोग निकल जाना, पर मुझे अभी कार की थोड़ी फॉर्मेलिटी करनी होगी, और वह सब निपटने के बाद मैं शायद अब एक दिन बाद आऊँगा, क्योंकि गाड़ी मेरी थी और उसमें कोई और बंदा बैठा था। अच्छा खासा पुलिस का भी अभी चक्कर पड़ेगा और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, मैनेज कर लूँगा, सौरभ ने कहा। ठीक है, फिर तुम भी आराम करो, हम लोग भी आराम करते हैं, सुबह जाने से पहले तुमसे मिलेंगे, मयूर ने कहा। तो सौरभ और मेघना उठकर अपने कमरे में चले गए। सौरभ रूम लॉक करते ही बिस्तर पर जा गिरा। थकान से बदन टूट रहा था और नींद भी आ रही थी। मेघू जी, मिश्रा जी, क्या हुआ, सोना नहीं है क्या? सुबह बस होने को है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। जी मिश्रा जी, मेघना ने कहा और आकर उससे लिपट के लेट गई। सौरभ ने तिरछी नज़र से उसे देखा तो मेघना ने उसके सीने पर सर रख आंखें बंद कर ली। क्या बात है, आज मिश्राइन इस तूफानी रात में प्यार की बरसात करने के मूड में है? सौरभ ने शरारत से उसकी खुली कमर पर उंगली फिराई जो कि टॉप के अंदर से झांक रही थी। सोने दीजिए मिश्रा जी, और हाँ प्यार की बरसात तो होगी पर आज नहीं, और यहाँ नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी हमारे घर जाना है। मेघना गुलाबी होते गालों के साथ उस पर पकड़ कसते हुए कहा। ओके नो प्रॉब्लम, सौरभ ने उसको खुद की बाहों में समेट लिया। आई लव यू मेघू, लव यू टू सौरभ, मेरे मिश्रा जी, मेघना नींद में जाती हुई बोली, और सौरभ के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। अगले दिन मेघना की नींद खुली और वही बैठकर सौरभ को देखने लगी। हाथ उसके बालों में जाकर हलचल करने लगे तो सौरभ ने आंखें खोल उसे देखा। कल मैं बहुत डर गई थी मिश्रा जी, आपको नहीं खो सकती, अगर आप कुछ देर और न आते तो जान निकल जाती मेरी। आज पहली बार मुझे भी डर लगा मेघू, बहुत ज़्यादा डर। डर न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि खुद के लिए। तुम संग जीवन के अनगिनत खूबसूरत लम्हों की कल्पना की है, तुमसे दूर नहीं होना चाहता मैं। सौरभ ने उसकी गोद में सिर रख लिया। मेघना ने झुककर उसके माथे पर अधर रख दिए तो सौरभ ने उसे बाहों में समेट आंखें बंद कर ली। बदल रहे हैं एहसास, बन रहे हैं हम खास,
रिश्ते में आई है नई ताजगी, हुई खूबसूरत तुम संग जिंदगी। कुछ देर बाद मयूर और हर्षित अपनी अपनी फैमिली के साथ निकल गए और सौरभ अपनी कार की फॉर्मेलिटी में लग गया, पर मेघना हर पल उसके साथ रही। देर रात तक फ्री हुए और दोनों मुंबई निकल गए। वहां पर भी उस तूफान की खबर के बाद से मौसा जी और सोनम बेहद परेशान थे। बड़े पापा और बड़ी मम्मी भी टेंशन में थे, पर अभी सौरभ और मेघना से बड़ी टेंशन उन्हें ऋषि और रश्मि की थी, जो कि घर छोड़कर जा चुके थे। कैसे हो बेटा, सब ठीक से तो रहा? बड़ी ही टेंशन हो गई थी। वह तो तुम लोगों से बात हुई तब जाकर राहत मिली। मौसी जी ने सौरभ को देखते ही उसके गाल से हाथ लगाकर कहा। टेंशन तो हो गई थी, पर आप लोगों के आशीर्वाद से सब सही हो गया। अब चिंता मत कीजिए, सौरभ बोला और सोनम की तरफ देखकर इशारा किया। हाँ भैया, वो लोग उसी दिन चले गए थे आपके जाते ऐसे ही। तब तक बड़े पापा और बड़ी माँ भी ऊपर आ गई। कैसा है बेटा, कोई परेशानी तो नहीं है? बड़ी माँ ने कहा। जी ठीक हूँ बड़ी माँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। परेशान कैसे नहीं हूँ, घर के दोनों बेटे घर के बाहर थे, हम बड़े बूढ़ों का तो दिल घबराएगा ना। इधर रश्मि और ऋषि का कुछ पता नहीं है, कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं। प्रेस में भी नहीं आ रहा है, घर से भी चला गया है, और साथ साथ मेरे पोते को भी ले गया। मासूम सी जान कैसे रहेगी हम सब के बिना, आदत लगी हुई है उसे हम सब की। बड़ी माँ ने कहा ताकि सौरभ को थोड़ी सी सहानुभूति हो। परेशान मत होइए, पता करता हूँ कि कहाँ है, और कोशिश करूंगा कि रश्मि भाभी और मुन्ना को घर वापस ले आऊं जब तक कि वह इंतजाम नहीं कर लेते। सौरभ ने जवाब दिया और फिर ऊपर अपने हिस्से में चला गया। बड़ी माँ ने लाचार हो मेघा की तरफ देखा। आप चिंता मत कीजिए बड़ी माँ, मैं समझाने की कोशिश करूंगी। मानती हूँ मैं गलती उनकी बड़ी है, पर परिवार है, हम इस तरीके से अगर घर से निकलते रहेंगे तो घर में कोई रहेगा ही नहीं। अगर गलती की है तो सुधारने का एक मौका भी मिलना चाहिए। मैं बात करूंगी, आप चिंता मत कीजिए, मेघना ने कहा तो बड़ी माँ ने भरी आंखों के साथ उसके सिर पर हाथ रखा। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा बेटा, वरना जो ऋषि ने किया उसके बाद उसे माफ़ी देना आसान नहीं था। तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो उल्टा अपने पति के कान भरती और कहती कि उसके साथ कितना गलत हुआ है, ताकि उस इंसान को दोबारा घर में जगह ना मिले। पर उल्टा तुम हो कि उसके बारे में इतना सोच रही हो, उसे माफ़ कर रही हो और उसे दूसरा मौका दे रही हो। बड़ी माँ ने कहा। नहीं बड़ी माँ, आप गलत सोच रही है, मैं भी इतनी महान नहीं हूँ कि माफ़ कर सकूँ, और न ही मैं भैया को माफ़ कर रही हूँ, और ना ही मैं ये सब उनके लिए कर रही हूँ। मैं अगर यह सब कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ रश्मि भाभी और मुन्ना के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उन दोनों की कोई गलती नहीं है, फिर वह क्यों सजा भुगते। और दूसरा ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस उम्र में जवान बेटा अगर दूर हो जाता है तो माता पिता पर क्या बीतती है। मैंने खुद देखा और महसूस किया है, और मैं नहीं चाहती कि आपको कोई तकलीफ हो। मैं मिश्रा जी से बात करने की कोशिश करूंगी, पर अभी वादा नहीं कर सकती कि समय कितना लगेगा। मेघना ने बड़ी माँ को तसल्ली दी और फिर वह भी ऊपर अपने पोर्शन में आ गई। देखा तो सौरभ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। अरे मिश्रा जी, आप ऑफिस के लिए तैयार हो गए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। कोई बात नहीं है, मैं बाहर खा लूँगा, तुम आराम करना। ये 2-3 दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक निकले, खासकर लास्ट के 24 घंटे बहुत ही ज़्यादा मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन हुआ। अब तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत कुछ खाओ पियो अपने हिसाब से और आराम करो। सौरभ ने उसके गाल से हाथ लगाकर कहा और जाने लगा तो मेघा ने उसकी हथेली पकड़ ली। सौरभ ने पलट कर देखा। आप उन्हें माफ़ नहीं कर सकते क्या मिश्रा जी? मेघना बोली तो सौरभ की आंखें छोटी हो गई। बड़ी माँ ने कुछ कहा तुमसे? प्रेशर डाला? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पर मैं समझती हूँ उनकी तकलीफ। भैया की गलती है और हम उन्हें सजा दे सकते हैं, पर आप यह मत भूलिए कि सजा उन्हें सिर्फ नहीं दी हमने, सजा रश्मि भाभी को भी मिल रही है, और साथ ही साथ उनके छोटे से बच्चे को भी। और सबसे बड़ी बात, बड़े पापा बड़ी मम्मी अपने बेटे बहू और अपनी पोते से दूर है। उनके मन की तकलीफ का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते मिश्रा जी। पर मैं करूं भी तो क्या करूं? उनकी तकलीफ के लिए मैं उन्हें कैसे आने दूं इस घर में इतना सब होने के बाद? सौरभ ने परेशान से होकर कहा। मिश्रा जी प्लीज़ मेघू, इस बात के लिए मुझ पर प्रेशर मत डालो, मैं नहीं कर पाऊंगा, सौरभ ने कहा और अपना बैग उठाकर चला गया। मेघना चाहकर भी उसे नहीं मना पाए, पर उसने सोच रखा था कि वह कोशिश आगे भी करती रहेगी। मेघना ने हल्का फुल्का नाश्ता किया, तब तक सोनम ऊपर आ गई। क्या कर रही हो भाभी? भैया के बर्थडे की तैयारी। बर्थडे मिश्रा जी का कब है? मेघना ने आश्चर्य से पूछा। परसों ही तो है, आपको नहीं पता क्या? पता भी कैसे होगा, भैया किसी को बताते भी नहीं है और सेलिब्रेट भी नहीं करते। जब से मौसा जी और मौसी जी की डेथ हुई है उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना भी बंद कर दिया है। शुरुआत में मम्मी जिद करती थी, पर अब उन्होंने कहना छोड़ दिया। और अब तो सच बताऊं तो किसी को याद भी नहीं रहता कि भैया का बर्थडे कब आया और कब चला गया।
वह मैं तो बस अपना पुराना सामान देख रही थी तो उसमें से एक डायरी मिली जिसमें मैंने सबके बर्थडे नोट करके रखे हुए थे, और मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा आपको आकर बता देती हूँ। सोनम ने कहा तो मेघना के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। खाना बनाकर खाकर मेघना आराम करने के लिए लेटी कि तभी सौरभ का कॉल आ गया। हाँ मिश्रा जी कहिए, तुमने कुछ खाया पिया कि यूं ही बैठी हो? मैंने खाना खा लिया है, बाकी आपका हो गया है? उद्धरण चिन्ह। हाँ मैंने भी यहाँ कैंटीन में खा लिया है। और हाँ सुनो, शाम को कुछ अच्छा सा खाना बना लेना, कुछ लोग घर पर आने वाले हैं, अच्छे से तैयारी कर लेना। कौन आ रहा है मिश्रा जी? तुम्हारे लिए सरप्राइज है, शाम को ही मिलवाऊंगा। और हाँ अच्छे से तैयार भी हो जाना। कितने लोग हैं मिश्रा जी? 3 लोग वो है और 2 हम, सौरभ बोला और फिर कॉल कट कर दिया। मेघना थोड़ी देर आराम करती रही और उसके बाद काम में लग गई। उसने पूरे घर की सफाई की और अच्छा सा डिनर रेडी कर लिया। उसके बाद खुद भी नहा धोकर अच्छे से तैयार हो गई और सौरभ के साथ मेहमानों के आने का इंतजार करने लगी। शाम ढलने के बाद सौरभ घर पहुंचा और उसके साथ ही और 3 लोग भी घर आए। मेघना को गाड़ी की आवाज़ नीचे आ गई थी तो वह तुरंत किचन में चली गई थोड़ी और तैयारी करने के लिए। तब तक वह लोग हॉल में आ गए। मेघू आओ तो ज़रा देखो कौन आया है। सौरभ ने आवाज़ लगाई तो मेघना किचन से हाथ पोंछती हुई बाहर निकली। सामने अभिषेक के मम्मी पापा और उसका छोटा भाई वैभव खड़े थे। उन लोगों को देखते ही मेघना की आंखें भर आई और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह दौड़कर अभिषेक की मम्मी के गले लग गई और अभिषेक की मम्मी ने भी उसे अपने आंचल में छुपा लिया। माँ पापा वैभव आप लोग, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग आने वाले हो। मिश्रा जी ने सिर्फ बताया था कि कुछ लोग आ रहे हैं। मेघना ने भावुक होकर कहा, मैंने ही मना कर दिया था। हम देखना चाहते थे कि तुम नॉर्मल हो पाई हो कि नहीं। हम नहीं चाहते थे कि हमारे सामने तुम किसी भी तरीके का बनावटीपन दिखाओ या इस तरीके से शो करो कि तुम खुश हो। और सच कहते हैं बेटा, तुम्हें यूं खुश देखकर आज दिल को तसल्ली हो गई। अभिषेक भी जहां कहीं भी होगा आज उसके मन को भी कुछ तसल्ली हो रही होगी और आत्मा को सुकून मिल गया होगा। आखिर उसका 8वां वचन जो उसने तुम्हारे लिए दिया था सफल हुआ। अभिषेक की मम्मी ने कहा। मेघना ने सौरभ की तरफ देखा और फिर अभिषेक की मम्मी के हाथ थाम लिए। उनका वचन, उनकी कोशिश और मुझ पर उपकार सब कुछ सफल रहा है माँ। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मिश्रा जी के साथ। बहुत अच्छे हैं मिश्रा जी, और यह सब कुछ हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक और आप सबके कारण, वरना। कहते कहते मेघना रुक गई। आंखों में आंसू भर आए और गला अवरुद्ध हो गया। नहीं बेटा, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। तुम्हारी किस्मत है और अभिषेक का तुम्हारे लिए असीम प्रेम। बाकी सौरभ जैसा इंसान होना और मिलना आसान नहीं होता, पर यह किस्मत ही है जो तुम्हें सौरभ के जैसा इंसान मिला। अभिषेक की मम्मी बोली और उसके बाद सब लोग हॉल में बैठ गए। सौरभ ने सबके लिए नाश्ता लगा दिया क्योंकि मेघना उनसे बातें करने में व्यस्त थी। बहुत अच्छा लगा आज आपको देखकर माँ, आते रहा कीजिए, मेघना ने कहा। बिल्कुल आते रहेंगे, बाकी आज तो अपनी बेटी को निमंत्रण देने आए हैं हम, अभिषेक की मम्मी बोली तो मेघना ने आश्चर्य से देखा। अभिषेक के पापा ने अपने बैग से निकालकर एक कार्ड सौरभ और मेघना को दे दिया। तुम्हारे छोटे भाई वैभव की शादी है और हम लोग चाहते हैं कि उसे शादी में उसकी बहन मेघना अपने पति और परिवार के साथ आए और हमारी खुशियों में सम्मिलित हो। अभिषेक के पापा बोले तो मेघना ने सौरभ की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर कर कार्ड देखा और एड्रेस देखकर उनकी तरफ देखा। हाँ, हम लोगों ने घर बदल लिया है, अब मुंबई से पुणे शिफ्ट हो गए हैं। वैभव का जॉब वहीं पर लग गया है और अब यहाँ पर यादों के अलावा कुछ बचा नहीं था, तो सोचा नई जगह जाएंगे तो बेहतर लगेगा। बाकी अब तुमको भी पुणे ही आना है, अगले महीने में ही शादी है। अगर हो सके तो आ जाना, हम लोगों को इंतजार रहेगा। जी माँ बिल्कुल, हम लोग जरूर आएंगे, मेघना ने कहा और उसके बाद सब लोगों ने साथ में डिनर किया। थोड़ा सा एकांत मिला तो अभिषेक की मम्मी ने मेघना के गाल से हाथ लगाया। तुम्हारे और सौरभ के बीच सब नॉर्मल है, वो बस कुछ अधूरा सा लगा। माँ हूँ और औरत भी तो समझ गई, उनकी तरफ से नॉर्मल है पर मेरे लिए आसान नहीं अभिषेक की जगह। कहते कहते मेघना रुक गई। अभिषेक की मम्मी ने गहरी सांस ली। बेटा बुरा लगता है पर यह कटु सत्य है कि चाहे कितना भी प्रेम क्यों न हो पर जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता। हमें जीवन जीना होता है, जीवन और मृत्यु अटल सत्य है। और अभिषेक तो ये जीवन और मोह छोड़ किसी नव जीवन नई योनि में प्रवेश कर गया होगा, वो अपने पथ पर आगे बढ़ गया है, अब तुम क्यों रुकी हो। मेघना की पलकें झुक गई। समझदार है सौरभ और तुम्हें बहुत चाहता है, प्रेम तो तुम्हें भी है पर पुराने बंधन जकड़े हुए हैं, माँ ने कहा तो मेघना ने उनकी तरफ देखा। आज़ाद करो खुद को पुराने बंधनों से और नए बंधन में खुद को बांधो। विश्वास करो अभिषेक जहाँ कहीं भी होगा तुम्हें यूं अधूरा देख खुश नहीं होगा, और जब तुम तन मन से सौरभ को स्वीकार कर आगे बढ़ जाओगी तो अभिषेक भी खुश होगा, और अगर उसकी आत्मा अब तक मुक्ति नहीं पाई होगी तो मुक्त हो जाएगी। मेघना की आंखें भर आई।
सुना है मैंने कि जब तक व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी न हो जाए आत्मा भटकती है। वैसे तो हमारा अभिषेक पुण्य आत्मा था तो जरूर मुक्ति पा गया होगा, और अगर नहीं पाया होगा तो तुम्हें सुखी गृहस्थी में रमा देखेगा। तुम्हारे और सौरभ के प्रेम भरे रिश्ते को देखेगा तो मुक्ति पा जाएगा। आखिर उसकी आखिरी ख्वाहिश भी तो यही थी। जी माँ, मेघना के मुंह से निकला। खुश रहो और जल्दी से मुझे नानी बनाओ। आखिर नाती पोते को देखना ही तो बुजुर्गों का सबसे बड़ा सुख है। अब वैभव मुझे दादी बनाएगा और तुम नानी। माँ बोली तो मेघना के गाल सुर्ख हो गए और नज़र सौरभ पर गई जो कि हॉल में पापा और वैभव के साथ बैठा था। थोड़ी देर में वो लोग चले गए। अभिषेक के मम्मी पापा से मिलने के बाद मेघना को आज और भी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। उसके मन में अब बिल्कुल भी गिल्ट नहीं रह गया था, क्योंकि आज अभिषेक की मम्मी और पापा ने भी अपनी बातों से उसे एहसास कर दिया था कि उसने कहीं से कोई गलती नहीं की है, बल्कि सौरभ के साथ आगे बढ़कर कहीं ना कहीं उसने अभिषेक की आत्मा को संतुष्टि दी है। तो तैयारी कर लेना, पहले हम लोग सिंगापुर जाएंगे, वहां से लौट के आने के बाद पुणे चलेंगे जहां पर मम्मी पापा हमारे लिए भी कोई प्रोग्राम करने वाले हैं। वहीं पर फिर वैभव की शादी अटेंड करने के बाद वापस लौट आएंगे। सौरभ में उन लोगों के जाने के बाद कहा तो मेघना ने भरी आंखों के साथ मुस्कुराकर गर्दन हिला दी और किचन सामान समेटने लगी। अगले दिन सौरभ के ऑफिस जाते ही उसने तैयारी शुरू कर दी। जैसा कि सोनम ने बताया था कि सौरभ का अगले दिन बर्थडे था और वह आज रात 12 ही बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। वह जानती थी कि सौरभ बर्थडे नहीं मनाता है, पर जब सौरभ ने उसकी ज़िंदगी में इतने सारे बदलाव लाए थे तो एक बदलाव तो मेघना भी उसकी ज़िंदगी में लाना चाहती थी, और इसकी तैयारी में वह जी जान से जुट गई। उसने तय किया कि अगले दिन यानी कि जिस दिन सौरभ का बर्थडे है उस दिन पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे, पर आज की रात 12 बजे सिर्फ वो और उसके मिश्रा जी होंगे। सारी तैयारियां सौरभ के ऑफिस आने से पहले ही कर ली और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होने दिया कि मेघना क्या कर रही है। दिन हुआ और उसके बाद सौरभ सोने जाने लगा, पर मेघना बाहर हॉल में ही बैठी रही। क्या हुआ मेघू, सोना नहीं है क्या? सौरभ ने आवाज लगाए। मिश्रा जी, आज दिन में बहुत ज्यादा सो लिया था तो अब नींद नहीं आ रही है। मैं थोड़ी देर यहीं पर किताब पढ़ रही हूँ, आप जाकर सो जाइए, नींद आएगी तब मैं आ जाऊंगी, मेघना ने कहा तो सौरभ एक नज़र उसे देखकर और फिर सोने चला गया, क्योंकि उसे वाकई में थकान हो रही थी और रात के 11 बज गए थे। सौरभ के जाते ही मेघना ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। हॉल को डेकोरेट किया और केक लाकर टेबल पर सजा लिया, फिर खुद भी दूसरे रूम में जाकर रेडी हो गई। इतना सब होते होते 12 बजने में 5 मिनट का समय रह गया था। उसने हॉल की लाइट ऑफ की और अपने फ़ोन से सौरभ के फ़ोन पर कॉल किया। फ़ोन की घंटी से सौरभ की नींद खुली और उसने लाल होती है आंखों से फ़ोन को देखा। मेघू, यह मुझे फ़ोन क्यों कर रही है और अब तक सोने क्यों नहीं आई? सौरभ ने खुद से ही कहा और उसकी नींद एक पल में एकदम से गायब हो गई और वह रूम से उठकर तुरंत देखने चल दिया, ये सोचते हुए कि पता नहीं मेघना क्यों फ़ोन कर रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हॉल की लाइट बंद थी और पूरे घर में भी एकदम अंधेरा था। सौरभ को समझ नहीं आ रहा था कि मेघना कहाँ है। उसने हाल में आकर मेघना को आवाज़ लगाई पर मेघना ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर लाइट्स ऑन करने का सोचा और हॉल में कदम रखा कि तभी लाइट ऑन हो गई और हॉल में गूंज उठी मेघना की आवाज़। मिश्रा जी। सौरभ ने सामने देखा तो येलो साड़ी, मैचिंग चूड़ियाँ, हल्का मेकअप के साथ होठों पर मुस्कान लिए मेघना खड़ी थी। मेघू, मेरे बेरंग होते जीवन में खुशियों के अनगिनत रंग भरने वाले, मुझे हर गम से उबार खुशियों से मेरा दामन भरने वाले मेरे प्यारे मिश्रा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और जीवन की हर खुशी दे। मेघना बोली तो सौरभ मुस्करा उठा। कामयाबी सदैव आपके कदम चूमे और कोई भी नकारात्मक बात आपके करीब से भी ना गुजरे। मेरा बस चले तो आज के दिन खुद को भी आप पर कुर्बान कर दूं, अपनी जिंदगी का हर पल हर लम्हा आपके नाम कर दूं, अपनी उम्र आपको दे दूं, पर जानती हूँ आप लेंगे नहीं। मेघना ने हल्की मुस्कान से कहा तो सौरभ भी मुस्करा उठा। प्यार जो इतना करते हैं मिश्रा जी मुझे, मेरे साथ जीना चाहते हैं मेरे बिना नहीं, मेघना ने कहा तो सौरभ की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। मेघू ये सब? सौरभ के ने टेबल पर रखे केक को देखते हुए कहा तो मेघना वापस से बोली, जानती हूँ आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं पसंद है, शायद इसलिए कि आप अकेले थे, पर अब आप अकेले नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। कुछ चीज़ें आपने मेरे लिए मेरी खुशी के लिए की तो कुछ मैं भी तो आपके लिए कर सकती हूँ ना मिश्रा जी? मेघना ने पूछा तो सौरभ ने जवाब नहीं दिया। आपने मेरी जिंदगी में आकर मेरे जीवन में आने वाले अंधेरे को मुझ तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। जीना छोड़ चुकी थी मैं, अपने दर्द में जीते जी मरी हुई सी थी मैं, पर आपने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। प्यार क्या होता है, प्यार करना किसे कहते हैं, यह मुझे अभिषेक ने सिखाया, तो बिना किसी शर्त और उम्मीद के प्यार निभाते कैसे हैं यह मैंने आपसे सीखा। जीवन साथी का असली मतलब क्या होता है यह आपने मुझे बताया मिश्रा जी। मेघना भावुक हो उठी तो सौरभ भी भरी आंखों से मुस्करा रहा था।
आज उसकी मिश्राइन ने दिल खोल के रख दिया था उसके आगे। और मिश्रा जी, मुझे आज इस बात को कहने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती, और ना ही कोई झिझक है, ना ही कोई गिफ्ट है कि हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ मिश्रा जी, बहुत प्यार करती हूँ। और यह प्यार आपने मुझे सिखाया है। इस एहसास से आपने मुझे जोड़ा खुद की अच्छाइयों और निस्वार्थ प्रेम के कारण। मैं जानती हूँ कि जीवन में दूसरा मौका हर किसी को नहीं मिलता, और किस्मत से और अभिषेक की कोशिशों से मुझे यह मौका मिला। पर इस मौके को खुशी खुशी जीना मुझे आपने सिखाया। आप खास हैं मिश्रा जी, बहुत खास। मेरे लिए आज की तारीख में सबसे खास आप है, क्योंकि आपका चेहरा देखकर मेरी सुबह होती है और आपको देखते देखते ही मेरी शाम ढलती है। पल पल आपके ऑफिस से आने का इंतजार रहता है, क्योंकि अब मेरा दिल ही नहीं करता आपके बिना रहने का, मेघना ने कहा, और उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव।